हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक हमने चुना है वह है सौर मंडल। दोस्तों, सौर मंडल से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे, ये तो तय है। दोस्तों, बस आपने यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस याद कर लिए। दोस्तों, आप यदि एग्जाम्स में देने बैठेंगे तो आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये 100% श्योर है। दोस्तों, बस आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, जो कि होगा सौर मंडल से यदि रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम सौर मंडल से ही संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, वो सारे उसमें ऐड किए होंगे। तो आप यदि इस वीडियो को पूरा देख पाते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, तो उसमें आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप उस सीरीज़ में से या फिर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ होगी उसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। और अंत तक देखने के पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वो है जो कि सौर मंडल। दोस्तों, इसमें हम बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने ऐड किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सौर मंडल की, यानी कि सोलर सिस्टम। सौर मंडल में एक केंद्रीय सूर्य है और अन्य ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं को शामिल किया जाता है। सूर्य और उसके उपग्रह और ग्रह, उन सभी को शामिल किया जाता है सौर मंडल में। सूर्य का परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, सूर्य का परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। यह है दोस्तों आपका सौर मंडल। इसमें आप देख सकते हैं सूर्य है और उसके चारों ओर इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए ग्रह हैं, और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उपग्रह हैं। जैसे कि पृथ्वी में आप देख सकते हैं चंद्रमा उसका उपग्रह जो है उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सौर मंडल से, उन सभी को आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बनता है हमारा सौर मंडल। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे अभी दिखाया कि इसमें 8 ग्रह हैं दोस्तों। सूर्य पहला है, जो दोस्तों जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वह बुध है। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी। दोस्तों, इसका क्रम है, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में यदि पूछा जाता है तो पहले आता है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। दोस्तों, कुल 8 ग्रह हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र पेटिका पाई जाती है। आपको बताना है कि किन 2 ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र पेटिका पाई जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये देख रहे हैं आप, ये जो क्षुद्र पेटिका है, मतलब क्षुद्र ग्रह की जो एक पेटिका पाई जाती है उसको भी बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटिका। ठीक है, तो वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही फैक्ट्स याद रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों तारा के बारे में। तारा वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं। दोस्तों, तारा ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं और इनका अपना खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे कि दोस्तों सूर्य एक तारा है, और दोस्तों इनका जो निर्माण होता है वह गैसों से होता है। ठीक है, इनका निर्माण जो होता है वो गैसों से होता है, जैसे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण से ही बनता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे ग्रह के बारे में। ग्रह दोस्तों अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या, प्लैनेट। जो कि दोस्तों प्लैनेट है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर भ्रमण करने वाला, परिभ्रमक। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई डॉट है, अब इसके चारों ओर कोई परिक्रमा करेगा तो उसको बोलेंगे मतलब इसकी जो बाहरी परत में उसको जो परिक्रमण कर रहा है वो परिभ्रमक। ठीक है, तो आपको ये पता करना है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, मतलब इसका अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। दोस्तों, फर्क आपको याद रखना है, तारों का जो होता है वो उनका खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और उसी की वजह से वह चमकते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तारे चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं वह किस वजह से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, वह अपने तापमान की वजह से ही हमको दिखाई देते हैं ऐसे चमकते हुए। तो और जो ग्रह होते हैं उनका खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही उनके
उनमें उजाला होता है या फिर दिन रात में होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है उपग्रह। बात करते हैं ग्रहों के बाद उपग्रह। तो दोस्तों ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं जैसे जैसे चंद्रमा। दोस्तों जो पृथ्वी का उपग्रह है वह चंद्रमा, वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना उपग्रह। नेक्स्ट है धूमकेतु। दोस्तों ये अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जैसे हेली। दोस्तों हेली एक धूमकेतु, इसका आवर्तकाल है जो वह 76 साल का होता है। दोस्तों हर 76 साल में इसका एक आवर्तकाल पूरा होता है, तो धूमकेतु। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। दोस्तों क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट होती है, जो आपको मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पड़ती है। और जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वह सेरेस है दोस्तों, जिसका फैलाव 1032 किलोमीटर होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है और इसका फैलाव 1032 किलोमीटर, आपको याद रखना है सेरेस। ठीक है, और दोस्तों यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। आगे देखते हैं दोस्तों सौरमंडल। सौरमंडल की जो आकृति है दोस्तों वह तस्तरी नुमा है। कैसी? तस्तरी नुमा। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि सौरमंडल की जो आकृति है वह किस प्रकार की है, तो वह है आपकी तस्तरी नुमा। और इसका जो व्यास होता है दोस्तों, इसका व्यास 1173 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों इसका जो व्यास होता है, व्यास आप जानते होंगे कि ये जो व्यास होता है उसका ही 1173 किलोमीटर है। ठीक है, और यह तस्तरी नुमा होता है। दोस्तों आगे है कि आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के 2 भागों में बांटा गया है ग्रहों को, जो कि 8 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में दोस्तों 4 ग्रह आते हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो इनमें क्या खासियत होती है दोस्तों, यह आकार में छोटे पर घनत्व अधिक होता है। जैसे आकार में छोटे होते हैं पर इनके अंदर जो घनत्व होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी रचना भारी पदार्थों तथा धातुओं से हुई होती है। मतलब दोस्तों इनकी जो वो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भारी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इनको पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोलते हैं। दोस्तों इनको पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। और जो दूसरा टाइप के होते हैं वह होते हैं दोस्तों बाह्य ग्रह। दोस्तों एक आंतरिक ग्रह होते हैं और दूसरे होते हैं बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में भी 4 आते हैं, कौन कौन से? पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। दोस्तों ये आकार में बड़े पर घनत्व में कम होते हैं, जो कि इसका अपोजिट होता है आंतरिक ग्रह में, वह आकार में छोटे होते हैं और उनका घनत्व अधिक होता है। और ये आकार में बड़े होते हैं पर इनका घनत्व कम होता है। ठीक है दोस्तों, इनका निर्माण होता है जो वो हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन यौगिक जैसे मीथेन, अमोनियम से हुआ है, मतलब कि हल्की गैसों से। दोस्तों इनका जो निर्माण होता है वह हल्की गैसों से होता है। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनका निर्माण भारी पदार्थों से होता है। दोस्तों भारी पदार्थों और धातुओं से होते मिलकर बना होता है। ये देखिए, भारी पदार्थों और धातुओं से मिलकर बने होते हैं आंतरिक ग्रह, और जो बाहरी ग्रह होते हैं वह होते हैं हल्की गैसों से निर्मित। दोस्तों आपको दोनों दिखा देता हूँ मैं, चलिए। दोस्तों ये यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो बुध है यहाँ पे दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है उसके जो आंतरिक होते हैं ये वाले ग्रह, उन्हीं को बोला जाता है दोस्तों आंतरिक ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह की जो बाहर की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो दोस्तों आंतरिक ग्रह में जैसे हमने अभी पढ़ा कि बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। और दोस्तों जो बाह्य ग्रह होते हैं उसमें बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं। तो दोस्तों बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ होती हैं उसके ही दोनों आजू बाजू होते हैं 4 ग्रह होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आंतरिक ग्रह होते हैं चारों, ये दोस्तों भारी पदार्थों और जो धातु होते हैं उनसे बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो साइज होता है वह छोटा होता है, प्लस घनत्व इनका अधिक होता है। और जो यहाँ वाले ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह होते हैं, तो दोस्तों इनका जो होता है तो ये आकार में बड़े होते हैं, लेकिन इनका जो घनत्व होता है वह कम होता है, क्योंकि दोस्तों ये हल्की गैसों से बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। मतलब जो सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, इसके जो चारों ग्रह मतलब सभी ग्रह होते हैं वह पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये ऐसे, जैसे आप देख रहे होंगे ऐसे लगाते हैं चक्कर, ये इनका जो एरो है ऐसे होता है। मतलब इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं तो जब सुबह दिन निकलता है तो वो पूर्व दिशा से निकलता है। लेकिन जिसमें जो अपवाद है दोस्तों कि जो शुक्र हैं और अरुण हैं यह पूरब से पश्चिम लगाते हैं चक्कर।
दोस्तों जो बाकी के ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब ही लगाते हैं, बट जो अपवाद के रूप में है शुक्र और वरुण अरुण है सॉरी, तो अरुण ये दोनों ग्रह हैं तो पश्चिम से ये पूरब लगाते हैं, मतलब कि पूरब से पश्चिम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो दिन निकलता है दोस्तों वह पश्चिम दिशा से निकलता है, और जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब लगाती है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों दिन जो होता है वो पूरब दिशा से निकलता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सभी ग्रह होते हैं वह तो पश्चिम से पूरब ही लगाते हैं, बट जो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वो दो ग्रह हैं जो कि मतलब सभी से अलग विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर न लगाकर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं चक्कर। तो आपके जो हैं वो हैं शुक्र और अरुण। ठीक है, आगे दोस्तों कि सभी उपग्रह भी अपने पिता ग्रह के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये ग्रह है, अब इसके अंदर जो यहाँ पे बाहरी ग्रह है उपग्रह है, तो दोस्तों यदि ये ऐसे पश्चिम से पूर्व घूमता है तो ये भी पश्चिम से पूर्व ही घूमेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो अपवाद के रूप में है वह है शनि तथा बृहस्पति की। दोस्तों जो शनि के उपग्रह होते हैं वह उनके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे शनि मान लीजिए पश्चिम से पूर्व घूमता है तो शनि का जो उपग्रह है वह पूरब से पश्चिम घूमता है। तो उसमें जो अपवाद है शनि और बृहस्पति हैं, और दोस्तों इन्हीं के जो उपग्रह हैं सबसे अधिक हैं। ठीक है, इन्हीं के जो उपग्रह हैं वह सबसे अधिक हैं, तो आपको याद रखना है ये दोनों ग्रह ही सबके अधिक हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का लगभग 99.99% जो द्रव्यमान है वह सूर्य में निहित है। दोस्तों जो सौर मंडल का लगभग 99 मतलब पूरा 100% आप मान सकते हैं कि 100% या फिर 99, तो वह पूरे जो द्रव्यमान है वह आपका सूर्य में ही निहित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। दोस्तों जो मंदाकिनी है ये हमारी मंदाकिनी है दोस्तों, ये जो पूरी मंदाकिनी है, तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि इसका जो केंद्र है यहाँ पे होगा, इसके केंद्र से यहाँ इतनी दूरी पर ये 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। और दोस्तों इसके जो सबसे पास वाली मंदाकिनी है उसका नाम होता है देवयानी, इसमें नीचे लिखा है मैंने। दोस्तों देवयानी हमारी निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा है। दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है वह है मंदाकिनी, लेकिन जो हमारी आकाशगंगा से जो पड़ोसी आकाशगंगा है मतलब तो वह है देवयानी। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी से जो पास में सूर्य के अलावा जो एक तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो हमारी आकाशगंगा के बगल मतलब सबसे करीबी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है देवयानी। और जो हमारी पृथ्वी से सूर्य के अलावा जो पास में जो दूसरा तारा है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करें सूर्य की, तो दोस्तों जो सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वह करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। आप देख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है इसकी दूरी, और इसका जो प्रकाश आने में जो टाइम लगता है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी चांस है कि पूछे जा सकता है। दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि 500 सेकंड। दोस्तों 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। और दोस्तों इसकी सूर्य की जो आयु है वह 5 अरब वर्ष है। तो आपको याद रखना है 5 अरब वर्ष। दोस्तों आधुनिक अनुमान के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से जो उसकी दूरी है, मंदाकिनी के केंद्र से जो सूर्य की दूरी है दोस्तों वह 32,000 प्रकाश वर्ष दूरी है। 32,000 प्रकाश वर्ष दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करता है। जो सूर्य है दोस्तों वह गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से गति से मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सूर्य है, यहाँ पास ये सूर्य है दोस्तों, तो ये यहाँ से पूरा मंदाकिनी है जो मंदाकिनी के चारों ओर वृत्ताकार अवस्था में यहाँ पे परिक्रमा करता है 250 प्रति सेकंड किलोमीटर की दर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों सूर्य को मंदाकिनी के केंद्र को एक बार परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य को मंदाकिनी के केंद्र को एक बार परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और यह अवधि ही ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, तो दोस्तों यह एक वर्ष कहलाता है। और वही चीज़ यदि दोस्तों ब्रह्मांड में लागू होती है कि जब ब्रह्मांड के जो सूर्य है वो मंदाकिनी का जब एक चक्कर लगा लेता है, पूरा से कंप्लीट कर लेता है, तो वह चीज़ कहलाती है ब्रह्मांड वर्ष, जिसमें उसको टाइम लगता है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है,
आगे है सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है एवं 3,33,000 गुना भारी है। दोस्तों जो सूर्य है वह है हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा एवं 3,33,000 गुना भारी है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। तो आपको याद रखना है जो सूर्य का इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं कि पृथ्वी से कितना गुना भारी है और कितना गुना बड़ा है, और गुरुत्वाकर्षण के मामले में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सूर्य के रासायनिक संगठन को देखते हैं कि सूर्य में किस किस चीज़ों से यह मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसमें जो 70% होता है, 71% वह हाइड्रोजन होता है, और जो 26.5% होता है वह दोस्तों हीलियम होता है, और इसमें जो 2.5% होता है वह लिथियम व यूरेनियम का इसमें हिस्सा होता है दोस्तों। तो आपको सारे तीनों ही याद रखने हैं। आगे है कि जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, इसमें जो अभिक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, और वही कहलाता है आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया के द्वारा या किससे संबंधित है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम का संबंध नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और इसी के जैसे एक और क्वेश्चन बनता है कि परमाणु बम का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों परमाणु बम का संबंध होता है वह नाभिकीय विखंडन से होता है। तो आपको दोनों में ही कन्फ्यूजन नहीं होना है, मतलब अंतर रखना है कि जैसे नाभिकीय संलयन है उसका हाइड्रोजन बम है, और जो परमाणु बम है उसका नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों परमाणु जो अणु होते हैं वह टूटते हैं, तो विखंडन मतलब टूटना। तो आपके ऐसे माइंड में ऐसे सेट करना है कि विखंडन मतलब टूटना, यानी कि परमाणु बम। आगे है दोस्तों कि यह प्रक्रिया ही सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही सूर्य का ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसी में हाइड्रोजन से हीलियम का रूपांतरण होता है। तो यदि सूर्य की संरचना देखें तो इसमें फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके जो क्रोड मतलब केंद्र का जो इसका तापमान होता है वह इंपॉर्टेंट है। क्रोड का जो इसका तापमान होता है वह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब 1.5 करोड़। दोस्तों यदि अपने यदि यहाँ जो पृथ्वी में यदि 48 या फिर 40 समथिंग हो जाता है, 30 कुछ भी रहता है, तो इतने में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो सोचिए 1.5 करोड़ कितना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो तापमान रहता है उसके जो दोस्तों बाहरी भाग का प्रकाश मंडल का जो दीप्तिमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों सबसे अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि प्रकाश मंडल जो है सूर्य का प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वह कितना होता है। तो वह होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो सौर कलंक है इसका जो तापमान होता है वह सूर्य के सतह से कम होता है। आगे है दोस्तों जो वर्णमंडल होता है, प्रकाश का मंडल, यानी जो इसका लाल किनारा ये जो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू वाली लाइन के जो आगे है रेड कलर का, ये जो इसमें दोस्तों सभी में जो इसने में लिखे हैं मैंने उसमें सभी में आपने सिंबल देख रहे होंगे, तो आप इससे बड़ी आसानी से लिंक कर सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं कि मैंने किस बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो इसमें जो वर्णमंडल होता है वह प्रकाश मंडल का किनारा होता है दोस्तों, जिसका रंग लाल होता है, और यह अप्रकाशमान होता है, मतलब इसमें प्रकाशमान नहीं होता है। ठीक है, आगे दोस्तों किरीट या कोरोना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है, किरीट या कोरोना। कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सूर्य के बाहरी भाग या कोरोना मतलब उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों कोरोना या फिर किरीट। बाहरी भाग इंटू एक्स किरणें। दोस्तों बाहरी भाग होता है जो एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो बाहरी भाग होता है वह कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। तो वह होता है आपका एक्स किरणें। और यह जो दिखता है दोस्तों यह सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय पर ही दिखाई देता है। अब सूर्य ग्रहण कब लगता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो आपको दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके बाद जो आती बात कि सौर ज्वालाएँ जो उसकी लपटें होती हैं दोस्तों, जो उसकी जो तेज होती है ज्वाला एकदम से लपट उठती है, वह दोस्तों कहा जाता है मतलब कि 10 लाख किलोमीटर तक बाहरी सतह की लपटें उठने वाली लपटें होती हैं, मतलब 10 लाख किलोमीटर तक उसकी रेंज रहती है जहाँ तक उसकी लपटें पहुँचती हैं। दोस्तों आपको याद रखना है 10 लाख किलोमीटर। आगे देखते हैं कि दोस्तों जो सौर पवन यानी कि सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को ही सौर पवन कहा जाता है। दोस्तों सौर जो कोरोना है वो कब अपन को दिखता है, तो वह सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं सौर मंडल के पिंड। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्रयाग सम्मेलन 2006 में
आकाशीय पिंडों को 3 वर्ग में विभाजित किया था। यानी कि जो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में दोस्तों, वह चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। और इसमें ही प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 वर्ग में विभाजित कर दिया गया था। तो पहला है परंपरागत ग्रह, मतलब जो ग्रह हम जिनको हमने पढ़ा है, जो मुख्य होते हैं 8 ग्रह, उनको रखते हैं परंपरागत ग्रह में, ठीक है। उसके बाद बात आती है बौने ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह। दोस्तों प्लूटो, चेरॉन, सेरस इत्यादि बहुत सारे बौने ग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह माना गया है वह सेरस है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है सेरस ग्रह, जिसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह 1032 किलोमीटर। दोस्तों जो उसके बाद बात आती है लघु पिंड की। तो लघु पिंड में आते हैं दोस्तों उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं, ठीक है। उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं। तो दोस्तों इन्हीं को ही 3 भागों में बांटा गया है आकाशीय पिंडों को। तो यदि बात करें यम की, दोस्तों जब ये प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसी प्राग सम्मेलन में जो कि कहाँ पे, चेकोस्लोवाकिया में ही प्राग सम्मेलन 2006 में ही प्लूटो को सौर मंडल से बाहर का ग्रह माना गया था, बाहर का ग्रह माना गया था। इसमें क्यों माना गया दोस्तों, इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा दी गई थी और उस परिभाषा के अकॉर्डिंग यम नहीं आता था, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया था। अब वो परिभाषा क्या थी वो अपन देख लेते हैं कि वे आकाशीय पिंड सौर मंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वह ग्रह जो अपनी ही कक्षा में परिक्रमा करे, दूसरे की कक्षा में न जाए। तो यम जो प्लूटो था, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के निम्न कारण है। पहला क्या है कि दोस्तों जिसका आकार था वह चंद्रमा से भी छोटा था। दूसरा है कि यह वृत्ताकार नहीं था, मतलब इसकी जो कक्षा थी वह वृत्ताकार नहीं थी। और इसमें कंपलसरी कि जो जितने भी ग्रह हैं उनकी वृत्ताकार होना चाहिए, उनकी जो कक्षा है उसका आकार वृत्ताकार होना चाहिए। और जो तीसरा कारण था दोस्तों कि यह वरुण की जो लास्ट अंतिम ग्रह दोस्तों सूर्य के क्रम से देखा जाए तो अंतिम जो ग्रह आता है वरुण, उसकी कक्षा को काटता था, मतलब अतिक्रमण करता था उस पर। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे कि सूर्य है और यहाँ पे वरुण है और यहाँ पे जो वरुण की कक्षा को काट रहा है यम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया था प्राग सम्मेलन 2006 में, जो कि हुआ था चेकोस्लोवाकिया में। आगे देखते हैं दोस्तों कि आकार के अनुसार बड़े से छोटा ग्रहों का क्रम क्या है। तो वह है आपका, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला बड़ा ग्रह है दोस्तों वह है आपका बृहस्पति, जो दूसरा बड़ा ग्रह है शनि, उसके बाद आता है अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। तो आपको याद रखना है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। दोस्तों बुध सबसे पास में है और यदि उसको अपोजिट देखा जाए तो। और दोस्तों यदि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम रखा जाए तो सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद आता है दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों ये जो 4 ग्रह हैं स्टार्टिंग के, इनको ही दोस्तों आंतरिक ग्रह बोला गया है, ठीक है, आंतरिक। और जो ये बाहरी के जो 2 हैं और ये 2-4 हैं, इनको दोस्तों बाह्य ग्रह बोला जाता है और यही इनका क्रम है। इसके बीच में दोस्तों एक क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं कि अब इन्हीं जो ग्रह हैं इनके डिटेल्स में, इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहला ग्रह आपका बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह दोस्तों, इसका जो इंग्लिश में नाम है मरक्यूरी पढ़ सकते हैं आप, मरकरी या मर्क्यूरी। दोस्तों बुध ग्रह का जो है वह सूर्य के करीब होने का या सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। दोस्तों सूर्य के करीब है और सूर्य की करीब होने से इसका जो राउंड है वो आपका कम पड़ जाता है, इसलिए सबसे कम परिक्रमा लगाता है, जो कि है 88 दिन में शायद। दोस्तों इसका जो है परिक्रमण काल है 88 दिन का है, जो पृथ्वी का है वो 365 दिन का है। आपको याद रखना है 365 दिन पृथ्वी और इसका है 88 दिन। आकार में सबसे छोटा ग्रह है, मैंने आपको अभी बताया। इसका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। उपग्रह, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही गया है कि कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो एक है शुक्र और दूसरा है आपका बुध। तो इनका कोई उपग्रह नहीं है। आगे है इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है दोस्तों, इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए तापांतर अधिक पाया जाता है। दिन में तापमान 467 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना ज़्यादा ठंडा होगा, 180 डिग्री सेल्सियस। यदि आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको फ्रीज होने में, ठीक है।
अब बात करें दोस्तों यदि अपन शुक्र के बारे में यानी कि वीनस, तो दोस्तों आकार में लगभग पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, आकार में लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसी कारण इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हैं जिसको कोई उपग्रह नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि बुध और शुक्र जो दो ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, इसे भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं क्योंकि सुबह में पूर्व की ओर दिखाई देता है और शाम में पश्चिम की ओर दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि किसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, जुड़वा बहन, तो दोस्तों वह शुक्र को कहते हैं। और सबसे जो निकटतम तारा यानी कि ग्रह है तो वह है दोस्तों आपका शुक्र, और इसी को ही भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यही सर्वाधिक गर्म ग्रह एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। दोस्तों इसका जो तापमान होता है वह 48 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यह सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्वेश्चन बनता है कि सबसे गर्म ग्रह तो वैसे बुध को, क्योंकि वह सबसे सूर्य के नज़दीक है, लेकिन शुक्र क्यों है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है कि इस ग्रह में सबसे अधिकतम मात्रा पाई जाती है CO2 की। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ये सबसे अधिक मतलब गर्म होता है, और इसी की वजह से सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है। और यहाँ पे जो तापमान होता है 48 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों यह परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करता है। दोस्तों यह अपवाद है, सभी ग्रह जो हैं वह पश्चिम से पूर्व करते हैं, इसलिए सभी ग्रहों में जो दिन निकलता है वह पूर्व दिशा से निकलता है। लेकिन जो दो ग्रह हैं, एक अरुण और एक शुक्र, दोस्तों यह दोनों ग्रह ही अपोजिट हैं दोनों, मतलब कि ये पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं अरुण और अरुण, इसलिए यहाँ पे जो दिन निकलता है वह पश्चिम दिशा से निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्वोच्च बिंदु है दोस्तों तो वह है आपका मैक्सवेल, जो कि बीटा माउंटेन पर स्थित है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों एक निक्स ओलंपिया पूछा जाता है और एक मैक्सवेल पूछा जाता है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। मैक्सवेल है आपका शुक्र में, ठीक है, निक्स ओलंपिया के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। दोस्तों पृथ्वी, तो दोस्तों बात करें अगर पृथ्वी की, जहाँ पर हम रहते हैं, दोस्तों सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और वह है पृथ्वी। ठीक है, अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं कि किसी और उपग्रह मतलब ग्रह में जीवन है कि नहीं, वो अपन बाद में देखेंगे यदि ऐसे कुछ आसार आते हैं तो। दोस्तों यदि बात करें पृथ्वी की, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अब आंतरिक ग्रह दोस्तों मैंने आपको बताया कि 4 आंतरिक ग्रह हैं जो ठोस होते हैं और इनका जो घनत्व होता है अधिक होता है। ठीक है, तो जो पहला है बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा शुक्र है। दोस्तों बात करें तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। ठीक है, और जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जल है उसकी उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है और वह है चांद या फिर चंद्रमा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा है जो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि दोस्तों पृथ्वी से 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष में 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए इस पर यहाँ पर वायुमंडल और तापमान में परिवर्तन पाया जाता है। यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है यानी तापमान और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह क्यों होती हैं, तो दोस्तों उसका जो झुकाव है उसी के वजह से ये सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों आगे बात करें कि जो उसका अक्षीय झुकाव है वह 23.5 अंश है और जो इसका कक्षीय झुकाव है वह 66.5 अंश है। दोस्तों आपको दोनों ही याद रखना है। तो अब बात करते हैं चंद्रमा यानी कि मून या फिर चांद, जिसको अपन चंदा मामा के नाम से जानते हैं। दोस्तों बचपन से ही हमने इनके बारे में बहुत ही सुना है, कहानियाँ सुनी है, किससे सुने हैं, उनके बारे में आप बात करते हैं। तो दोस्तों सेलेनोलॉजी मतलब सेलेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व सतह का अध्ययन किया जाता है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं शांत सागर। दोस्तों यह चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है जो एक तरह का धूल का मैदान है। दोस्तों जो जिस भाग को हम नहीं देख पाते हैं वो चंद्रमा के पीछे वाला भाग, क्योंकि हम सामने से सिर्फ देख सकते हैं, और उसको जो पीछे वाला भाग है जो हमको दिखाई नहीं देता है उसको ही धूल का मैदान है। दोस्तों वह पूरा चंद्रमा का पिछला भाग है, उसको ही हम शांत सागर कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है शांत सागर। नेक्स्ट है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरी पृथ्वी की तरह
लगभग 4.6 अरब वर्ष आयु का है। दोस्तों जो चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, यह एग्जाम में पूछा गया कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह या फिर किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की समान ही मतलब 4.6 वर्ष इतना पुराना है। और इसके आगे है दोस्तों कि इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है लिवनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 10,668 मीटर। इसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर और उसका नाम है लिवनिट्ज पर्वत। दोस्तों मैंने अभी आपको एक बताया था कि आपको याद रखना है मैक्सवेल, जो कि है शुक्र ग्रह की सबसे ऊंचाई वाला है शिखर है, और जो दूसरा आता है वो निक्स ओलंपिया। दोस्तों उसके बारे में अपन पढ़ेंगे मंगल ग्रह में। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह से संबंधित है, जो मैक्सवेल है वह शुक्र ग्रह से संबंधित है, और जो लिवनिट्ज पर्वत है वह आपका चंद्रमा से संबंधित है। आपको तीनों ही याद रखने हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई पड़ता है। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई पड़ता है, जिसको हम देख सकते हैं। बाकी जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम नहीं देख पाते हैं, उसको शांत सागर बोला जाता है, क्योंकि वह पीछे वाला है अंधकार वाला हिस्सा, जो कि धूल का एक मैदान बोला जाता है। दोस्तों आगे है कि जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी होती है चांद की, वह होती है 4,06,699 किलोमीटर, और जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों वह होती है 3,56,399 किलोमीटर। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। आगे है जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग दिन प्रतिदिन बढ़ता है, मतलब पहले छोटे से बड़े की ओर जाता है और फिर एकदम से बड़ा, पूर्णिमा के दिन जब पूरा चांद दिखाई देने लगता है दोस्तों, तो वह पक्ष जो आपका कहलाता है वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जब यह बड़ा जो चांद होता है वह बड़े से छोटे के रूप में घटने लगता है और एक दिन आके वो पूरा ही गायब हो जाता है और वह अमावस्या का दिन कहलाता है, तो दोस्तों यह जो भाग कहलाता है वह शुक्ल कृष्ण पक्ष कहलाता है। दोस्तों जब वह छोटे से बड़े में जाता है और पूर्णिमा आती है, तो वह दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उजाला वाला जो पक्ष होता है वह शुक्ल पक्ष होता है, और जो काला वाला पक्ष होता है वह कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण जी काले थे इसलिए वह काला वाला हिस्सा। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी से जो औसत दूरी है इसकी दोस्तों वह है 3,84,365 किलोमीटर। दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर दूरी है इसकी औसत दूरी पृथ्वी से, और इसका जो व्यास है वह 3,473 किलोमीटर। और दोस्तों जो घनत्व की बात करें तो घनत्व इसका है 3.3 kg/m³। ठीक है, और इसकी जो पृथ्वी के संदर्भ में इसका द्रव्यमान है तो दोस्तों वह है 1/81। द्रव्यमान पूछा जाता है तो आपको याद रखना है द्रव्यमान। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आप अपन मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लौ ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लौ ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वह लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, मंगल के 2 ध्रुव है दोस्तों, मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, तो मतलब कि तापमान चेंज होता है, बारिश होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं, वह क्यों होती हैं? क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी है अपने अक्षीय झुकाव उसका जो 23.5 अंश पे झुका हुआ है, इसी की वजह से वो होते हैं जो सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो दोस्तों वैसा ही मंगल में जो 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वहाँ पे दिन मतलब जीवन की कुछ चांस है। तो ऐसा अभी खोज चल रही है, यदि आगे कुछ हो पाता है तो अपन को पता चल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ते हैं इसके जो 2 उपग्रह हैं दोस्तों, एक है फोबोस और एक है डिमोस। ठीक है, आगे है निक्स ओलंपिया, एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। दोस्तों निक्स ओलंपिया मैंने आपको अभी बताया था कि जो निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया था मैक्सवेल वो आपका शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो आपको मैंने बताया लिवनिट्ज पर्वत वह आपका चंद्रमा से, और जो निक्स ओलंपिया है दोस्तों वह आपका मंगल ग्रह से संबंधित है। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। आगे है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी, यही इसी ग्रह में पाया जाता है। ठीक है, ओलिपस मैसी आपको याद रखना है। दोस्तों मैसी जो फुटबॉलर हैं आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ओलिपस मैसी। आगे है बृहस्पति। तो दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह की। दोस्तों यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः
हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती हैं। तो इसमें जो गैसें हैं मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें पाई जाती हैं और यह बाह्य ग्रहों में पहला ग्रह है। दोस्तों इनका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये घनत्व में बहुत ही बहुत कम होता है इनमें घनत्व। जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनमें जो आकार होता है वह छोटा होता है, बट घनत्व उनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे है, इसके सतह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। दोस्तों जो लाल धब्बा जैसा दिखता है, ठीक है, इसमें जो एक गड्ढा है इसके सतह में यानी उसमें बृहस्पति ग्रह में, वह लाल रंग का दिखता है और उसमें लाल धब्बा जैसा दिखता है। और इसके दोस्तों 79 उपग्रह हैं। ठीक है, 79 उपग्रह हैं जिनमें सबसे बड़ा है वह गैनीमेड है। गैनीमेड आपको नाम पूछा जाता है एग्जाम में बहुत कि गैनीमेड जो उपग्रह है वह किस ग्रह का है, तो वह आपका बृहस्पति ग्रह का, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बृहस्पति से रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं। ठीक है, बृहस्पति से रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे अब बात करते हैं अपन शनि के बारे में, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों शनि है जो इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, मतलब ऐसे जैसे ये शनि है इसके ओर चारों ओर वलय पाए जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसके चारों ओर वलय पाया जाता है जिसकी संख्या 10 है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो वह आपका शनि है। नेक्स्ट है, इसके दोस्तों 82 उपग्रह हैं। दोस्तों इसके पहले 62 उपग्रह थे और ये दूसरे नंबर पर आता था और पहले नंबर पर बृहस्पति के थे 79, लेकिन अभी जो खोज हुई है उसमें 20 एक्स्ट्रा उपग्रह खोजे गए हैं जिसकी वजह से इसकी जो संख्या हो गई है वह 82 हो गई है और यह सबसे पहले नंबर पर आ गया है। इनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है दोस्तों वह टाइटन है। याद रखना आपको, टाइटन है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे तीव्र गति से घूमता है और सौरमंडल का जो है सबसे चपटा ग्रह कहा जाता है। आगे है, आकाश में पीले पीले तारे की तरह नजर आता है। दोस्तों आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है यह शनि ग्रह। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन अरुण के बारे में। दोस्तों अरुण में मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका जो रंग होता है वह हरा रंग दिखाई देता है। जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस ग्रह का रंग हरा है और दोस्तों किस रंग का रंग लाल है, और ये जो रंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों बनते ही बनते हैं, तो आपको सभी को याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शनि है पीले रंग का दिखता है और जो पृथ्वी नीला है, मंगल लाल है, अरुण दोस्तों हरा है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है और दोस्तों यह पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। दोस्तों यह उल्टा है, मतलब शुक्र और अरुण दोस्तों यह दोनों ही अपवाद के रूप में हैं। सभी जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब में घूमते हैं और पूरब दिशा से वहाँ पर दिन निकलता है, लेकिन जो अरुण और शुक्र हैं यह उल्टा चलते हैं, मतलब इनमें जो चक्रण होता है वह दोस्तों पूरब से पश्चिम की तरफ होता है, इसलिए वहाँ पर जो दिन निकलता है वह पश्चिम दिशा से निकलता है। ठीक है, तो यह पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है और यहाँ सूर्योदय पश्चिम तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जिनके नाम जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो आपको याद रखना है इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं तो वह शनि है और किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं तो वह अरुण है। आगे देखते हैं, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दोस्तों अपनी जो धुरी पर यह सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो शनि होता है उसको अधिक तीव्रता के कारण उसको चपटा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चपटा ग्रह, और ये अधिक झुका हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, तो आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, इसके 27 उपग्रह हैं जिनमें टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों टाइटन है दोस्तों वह आपका शनि का है और जो टाइटेनिया है वह आपका अरुण का है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे जो देखते हैं ग्रह के बारे में दोस्तों, वो आगे है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह के बारे में देखा जाए तो दोस्तों वो सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि दोस्तों यह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत अन्य ग्रहों की अपेक्षा कम जाता है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है वरुण, सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण है। इसके 13 उपग्रह हैं दोस्तों, इसके 13 उपग्रह हैं और इसमें जो चंद्रमा सबसे बड़ा है उसका नाम है ट्राइटन। दोस्तों टाइटन नहीं, टाइटन है वह शनि का है, जो ट्राइटन है वह वरुण का है, नेपच्यून। ठीक है, तो ट्राइटन है जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह वरुण का है और इसका जो सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों वह नेप्याद है। इसका जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम नेप्याद है और इसका जो रंग होता है दोस्तों, इसका रंग हल्का पीला होता है।
दोस्तों हल्का पीला रंग होता है, जो पीला रंग अधिकतर जो देखा जाता है वह, अभी मैंने आपको बताया कि जो पीले तारे की तरह दिखाई देता है वह शनि दिखाई देता है, ठीक है। और जो हल्का पीला रंग है वह वरुण का है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक सौर मंडल। दोस्तों इसमें हमने इतने सारे एक फैक्ट्स और इतने सारे इंपॉर्टेंट जानकारी हमने पढ़ी है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी ही जाएगी। तो दोस्तों आपको सभी फैक्ट्स को एक दो बार रिवाइज करना है और उसके बाद ही आपको टेस्ट सीरीज के लिए लगाना है, क्योंकि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सौर मंडल से संबंधित ही टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जिसमें सौर मंडल से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। उन्हीं को हम बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।